हुकूमत के पास जो है नंबर्स ही नहीं है कि वो इस हाउस को चला सके। इनफेक्टिव डिसफंक्शनल हाउस है इस वक्त जनाब स्पीकर। एटीट्यूड जो है हुकूमत का तो हमारे साथ है ही, हम अल्लाह के फजल से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और ज्यादा देर नहीं है, बातें खत्म होने वाली हैं। किस्सा जो है लपेटा जा रहा है। पाकिस्तान के अदारे, खुसूसन जिस अदारे में मैं इस वक्त खड़ा हूं और आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ये खतरे में, आइन खतरे में है, कानून खतरे में है। बिकॉज इनका लीडर ये बोल रहे हैं उधर पल्ले ही कुछ नहीं है। ये लोग उसके कंट्रोल में नहीं है। दर्जनों जो है वो हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? यही दावा था बजट पे, बजट पास हुआ, फेडरल कप लेजिस्लेशन हुई। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। आपका ख्याल है कि 3 जलसियों से हम मरूब हो जाएंगे? नहीं होंगे। कर लो जो जलसे करने हैं, जलसे करने हमें भी आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन ने अपना तीसरा पावर शो किया कोयटा में और वहाँ कुछ मुतनाज़े जुमले बोले गए। ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर दोबारा से उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के DGISI को तनकीद का निशाना बनाया और उनको कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको उकसाया अपने क़यादत के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि फ़ौजी जवानों से मुखातिब होकर उन्होंने उनको एक पैगाम दिया, ब्यूरोक्रेसी को जो एक पैगाम दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने, और पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनको भी पैगाम दिया। फ़ौज के हवाले से फ़ौज की आप इज़्ज़त करें, लेकिन मुट्ठी भर लोग जब आइन शिकनी करें तो फिर आप उनके खिलाफ खड़े हो जाएं और कोई भी फ़ौज अपने लोगों को नहीं मार सकती, उनसे नहीं लड़ सकती। ये पैगामात मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त क्यों दे रहे हैं? क्या मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे के आमने सामने लेकर आने के लिए ज़हनी तौर पर तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि जो मियाँ साहब कर रहे हैं उसका नतीजा अल्टीमेटली यही निकल सकता है। या तो मियाँ साहब के जो मुखालिफिन हैं वो अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे दें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, मियाँ साहब के आगे हाथ जोड़ें और कहें मियाँ साहब वापस आ जाएं आप। या दूसरा रास्ता ये है कि वो मियाँ साहब से टकराव करें। लेकिन टकराव की सूरत में मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के फ़ौजी को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। अब ये पैगाम जो है उसका क्या असर पड़ेगा? कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि PMLN के अंदर से कुछ लोग मियां नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए को अब पसंद नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि ये खुदकुशी वाला बयानिया है और मियां साहब के इस बयानिए से पार्टी को नुकसान हो सकता है पब्लिक के अंदर भी। कोयटा जलसे के अंदर से जो नूरानी साहब हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत हम बनाना चाहते हैं और वहाँ किसी ने भी उनकी मुखालफत नहीं की या उस जलसे में से किसी ने भी इस बात की तस्हीह नहीं की। मजहबी सियासी जमातों के लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी वहाँ पे फ्रांस की मजम्मत नहीं की, ना फ्रांसीसी सदर की मजम्मत की। हालांकि सारी मजहबी जमातें वहाँ पे मौजूद थी। मैं कम से कम मजहबी जमातों से ये तवक्को कर रहा था कि वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत वक्त को झंझोड़ेंगे कि हुकूमत वक्त का ये काम है कि वो फ्रांस के साथ एहतजाज करे और इस मामले को उठाए। हुकूमत ने वैसे इस मामले को उठाया है, लेकिन अपोजिशन को चाहिए था कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाती। अब ये जो बयानिया है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ इन दोनों ने नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया और इमरान खान की हुकूमत को लेकर आए। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमे भी इन्होंने बनाए और नवाज शरीफ को फंसाया भी इन्होंने, और नवाज शरीफ को निकालने से लेकर उनको बाहर भिजवाने तक सारी चीज़ों के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। अब ये नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, इससे PMLN कितना इत्तफाक करती है, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ करवा दूँ, सरताज गुल वज़ीर साहबा, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि ये गवर्नेंस नहीं दे पा रहे, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लोगों की इकॉनमी को, माशी हालत को बेहतर नहीं कर पा रहे, जिस वजह से अपोजिशन को ये जवाब मिल रहा है कि इनके खिलाफ जितनी बड़ी तहरीक चलाए वो भी कम है, क्योंकि लोगों को रिलीफ देना बहरहाल हुकूमत वक्त का काम होता है। मेरे साथ राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से, अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले सरताज गुल वज़ीर साहब, अब नवाज शरीफ साहब की तनकीद का अगला दौर, आपने अब बड़ा खुल के इल्ज़ाम लगा दिया कि ये PDM जो है इंडियन लॉबी है
और इंडियंस के कहने के ऊपर और इंडियन एजेंडे के ऊपर ये काम कर रहे हैं। जनरल बख्शी हैं इंडिया में, वो एक इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कह रहे थे कि क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन चेंज की है, कुछ थोड़ा सा तुर्की और चीन की तरफ उसका झुकाव बढ़ा है, और वो ये कह रहे थे कि मुझे पूरा यकीन है कि CIA और इसराइल, जबकि सऊदी अरब भी पाकिस्तान में होने वाली इस एहतजाजी तहरीक को स्पॉन्सर कर रहा है और भारत को इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मैंने वहाँ उनका तजिया सुना, मैंने इसलिए वो भी आपके सामने रख दिया। टैकल कैसे करना है, यानी अब लड़ाई करनी है आपको भी? थैंक यू खान साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि नवाज शरीफ साहब NRO मांगते मांगते अपनी करप्शन के हद पार करते करते, और उनकी जो PMLN का एक बयानिया था कि उन्होंने करप्शन के अपने जो इंसेस्टर्स हैं और जो इनकी अपनी PMLN के जो लीडर्स हैं जो इस वक्त मुल्क छोड़ के भागे हुए हैं और वो बाहर से बैठ के पाकिस्तान के इदारों के ऊपर ख़ुदकुश हमलावर हो रहे हैं, उस बयानी ने ये हालत आज कर दी है कि आज फिर दोबारा से गद्दार की बातें और इस तरह के बयानियों की और इस कदर तलखी पैदा हो गई है। और जो एक PDM है या जो भी इनकी ऑल पार्टीज़ एक अलायंस इनका बना है, जो उन्होंने आपने ठीक कहा कि जो पॉलिसीज़ है मुल्क की, बयान उसके गवर्नेंस के ऊपर बात होनी चाहिए, महंगाई के ऊपर बात होनी चाहिए, डिलीवरी के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बातें इस प्लेटफॉर्म के अंदर से आ रही है वो क्या हो रही है कि उर्दू ज़बान जो है वो अच्छी नहीं है, हम इसको पसंद नहीं करते हैं, जो बलूचिस्तान है उसको आज़ाद होना चाहिए, इसकी लिब्रेशन के हम लोग हावी हैं, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री बाढ़ है उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, जो पाकिस्तान के दो एक जिसको कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी हैं और ऐसे इदारे जो जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है आप घिराव जलाव करें, आइन तोड़ें, उनके ख़िलाफ़ बात करें। और पाकिस्तान के बारे में इस तरीके से बात करनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपने चाहे जनरल बख्शी की एग्जांपल देते जाए, इंडिया के पूरे बयानिया की वो देते हैं, वहाँ पे शादियाने जो है वो बजाए जा रहे हैं, नवाज शरीफ के बयानियों को बाकायदा हीरो बनाकर पेश किया जा रहे हैं और उसमें और जो कंट्रीज़ है उनके इन्वॉल्वमेंट शो करके कि इंडिया इस बयान से फ़ायदा उठाए। तो अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ पाँव पकड़ते पकड़ते NRO मांगते मांगते, चूँकि दो जो मोतबर इदारे हैं या जो पोस्ट हैं, जो एक जनरल साहब की और एक जो DGI के, चूँकि इसके नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के ज़रिए जब ज़ुबैर साहब को भेजा, शहबाज शरीफ साहब की भी खुफिया मुलाकातों का कुछ इल्म लोग बात कर रहे हैं, तो जब उन्होंने पाँव पकड़े कि आप हमें NRO दो, हमें मुल्क से बाहर जाना दो, हमारे करप्शन के केसेस को हटाओ और हमें NRO दे दो, तो चूँकि उसमें नाकामी होगी तो लिहाजा उन्होंने खुदकुश बम्बार बन के इन्हीं इदारों के बारे में हर्जा सराई शुरू कर दी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बहरहाल ये बयानिया जो PMLN का, इसका बोझ मरियम नवाज़ खुद कह चुकी है कि नवाज शरीफ के बयान का जो बोझ है या बयानिया का वो बहुत कम लोग उठा सकते हैं, और यही जो रैंक्स इनके अपनी जो PMLN के रैंक्स है उनके अंदर बगावत शुरू हो गई। आप उनके अपने लोग देखें कि उनके नहीं, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हुकूमत के बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं, वो भी डरे हुए हैं कि कब हुकूमत है और पल्ले कुछ नहीं है। अच्छा, मैं तो खान साहब ख्वाजा आसिफ को देखिए, इस बंदे के बाल से फैद हो गए, ये काफ़ी बड़ी बड़ी मिनिस्टर्स की पोस्ट के ऊपर ये रह चुका है और सियासत में इसके बाल से फैद हो गए हैं, और अभी पटवारीज़म की और मैं समझती हूँ कि जो इसकी ज़बान है उसका बोझ पार्लियामेंट के लिए, आम इंसान के लिए उठाना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से ये तज़हीक करता है ख़वातीन की, आज भी इतना बड़ा वाक़या हुआ था कि इनको तो असली तौर पर कोयटा के जलसे के अंदर कंडेम करना चाहिए था, बड़ी सख्त बात करनी चाहिए थी जो फ्रांसीसी सदर ने बात की। आज जब जॉइंट रेजोल्यूशन होनी थी, बजाय इसके कि ये बात की जाती कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके हमारे दिल दुखाएं तो हमें जॉइंट रेजोल्यूशन के ऊपर इकट्ठे होना चाहिए, वहाँ पर भी इसने कहा कि जी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि ये नहीं पता चलता कि औरत बात कर रही या मर्द बात कर रहा है। और जिस तरीके से उसने जबान इस्तेमाल की कि मैं समझती हूँ कि गलाजत की जबान इस्तेमाल करना, फतवे लगाना। आपको मैं कंटेंट पे बात करना, मेरे ख्याल में मैं राणा तनवीर साहब हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। राणा साहब, जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उस हवाले से मुतजाद खबरें आती हैं कि पार्टी के अंदर बेचैनी है कि ये बयानिया बहुत हार्ड है, ये हमें पता नहीं किधर लेकर जाएगा। और हम ये देखते हैं कि पार्लियामान में आपको मौका मिलता है खड़े होने का, उस बयानिए को पार्लियामेंट में कोई दोहराता नहीं है।
हम ये क्या समझेंगे, पूरी पार्टी उस बयानिया के साथ खड़ी है या पार्टी के अंदर ये सोच है कि ये क्या मियां साहब कर रहे हैं? थैंक यू इमरान। मैं आपको बताऊं कि मियां साहब के बयान को अगर इंटरप्रेट किया जाए तो उसमें किसी को भी कोई शुबा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या उसके अदारों के हदूद में रहने की बात करते हैं। स्पिरिट तो ये है, उसकी स्पिरिट के साथ तो मेरा हाल है सभी इत्तेफाक करते हैं, आप भी करते हैं, सारे बोल रहे हैं। तो मुझे तो उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। जी फरमाइए राणा साहब। मैं समझता हूँ कि ये जो बहस है वो PMLN के कायद है, अनलेस के आपको कोई बेचैनी, पता नहीं आप चेहरों पे पढ़ते होंगे, लेकिन सारे बात तो करते हैं कि मियां साहब की क्या क़यादत को मानते हैं। उनके जो तकरीरें उन्होंने की हैं उसमें किसी ने भी कोई इख्तलाफी बयान तो नहीं दिया। आप अगर दिया तो मुझे बता दें। नहीं, इख्तलाफी बयान तो मियां नवाज शरीफ साहब के देना को PMLN के अंदर कौन जुर्रत करेगा राणा साहब? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो मियां साहब आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि मियां साहब का तो टीवी पे दिखाया ही नहीं जा रहा, तो आज ख्वाजा आसिफ बोले पार्लियामान में खड़े होकर कह देते वही बातें पार्लियामेंट के अंदर, यानी कोई उनको सेकंड नहीं कर रहा। नहीं, आज जो मसला था वो ज्यादा मेरा बार मीडिया पे जो बात होती है, जो करते हैं लोग हम में से जो बाहर असेंबली के बाहर या जो मीडिया वाले पूछते हैं, आज जब कमेटी की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद भी 2-3 ने जो प्रेस वालों ने पूछा, मीडिया वालों ने, उन्होंने जवाब दिए हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया है और लोग भी थे। चल राणा साहब, आप मुझे बता दें कि आपके ख्याल में जनरल बाजवा और जनरल फैज ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ये सारे जुल्म किए, झूठे केस बनाए, उनको अंदर डाला, उनकी हुकूमत उनसे छीन ली, इमरान खान की हुकूमत लाकर बनाकर दी। आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के DGI उन दोनों के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब के इन इल्जामात को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं? नहीं, देखिए जिस तरह पनामा का केस चला या सारे, मैं तो समझता हूँ कि जो जजमेंट है अदलिया की वो किसी से भी कोई ढकी छुपी नहीं। जिस तरह आज भुट्टो की जजमेंट को उनकी जो फांसी हुई थी उसको आज भी लोग समझते हैं वो जुडिशल मर्डर था। तो जो पनामा पे जो जजमेंट आई वो भी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ चली, कहाँ जाके रुकी, और फिर अकाबा में बात आ गई और वो भी रिसीवेबल पे जाके ब्लैक डिक्शनरी निकाल ली। तो ये मेरा ख्याल है उसके बाद जो पोस्ट वो हमारी गवर्नमेंट के जो इलेक्शन आए 2018 के, वो जिस तरह के इलेक्शन थे उसमें बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं और बहुत सारी बातें निकलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो लोगों के दिलों में है या ज़हन में है वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेरा हाल बैठ के बात करनी चाहिए, इस पर डायलॉग होना चाहिए। और फ्यूचर डायलॉग किस बात का? आपने इतनी बड़ी चार्जशीट लगाई है, आइन शिकनी की चार्जशीट लगाई है मियां नवाज शरीफ साहब ने, उस पर अब आप क्या बात करेंगे? आपने तो कहा कि उन्होंने आइन शिकनी कर दी है, और आप इत्तफाक करते हैं मियां साहब से कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ये दोनों आप लोगों के लिए गुनाहगार हैं, आप लोगों की तबाही इन्होंने फेरी है और मुल्क की भी, आप ये कह रहे हैं? इमरान देखें, आप मेरा किसी और तरफ बात लेके जा रहे हैं। सर देखें ना, मेरे मुल्क के आर्मी चीफ को एक आदमी कह रहा है लंदन में बैठ के कि ये आदमी ने आइन शिकनी की है और आपको पता है ये गद्दारी है, और मेरे मुल्क के DGI को एक आदमी लंदन में बैठ के कह रहा है कि वो आदमी भी इसके अंदर शरीके जुर्म है। तो सर मेरे लिए बहुत सीरियस मसला है। तो मैं उसी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा से पूछ रहा हूं कि क्या आप पाकिस्तान में बैठ के लंदन में बैठे हुए अपने लीडर की बात से मुकम्मल इत्तफाक करते हैं? नहीं, देखें, बात आप जो कर रहे हैं वो मुख्तलिफ बात है, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने कब ये कहा है कि आइन शिकनी की है इन्होंने, क्योंकि किस तकरीर का हवाला दे रहे हैं। मुझे तो APC की तकरीर का पता है, या जो गुजरांवाले में भी हुई थी, मैं उधर था तो नहीं गुजरांवाले, लेकिन अखबारात में पढ़ा मैंने। सर लेकिन चले, आपको इतना पता है कि उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज पे बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं, ये तो पता है आपको? नहीं, ये मैंने सुना है कि उन्होंने, जनरल बाजवा का तो नहीं मैंने सुना, लेकिन मैंने सुना है कि DGI के मुतालिक उन्होंने कहा। सर उनका टीवी पे चलने की पाबंदी है, वरना मैं आपको सुनवा देता कि उन्होंने क्या कहा जनरल बाजवा के बारे में और जनरल फैज के बारे में। नहीं, मुझे ऑनेस्टली सिर्फ मैंने सुना है कि उन्होंने जो हमारे DGI है उनके मुतालिक को बात की, लेकिन इसमें किसी को शक है
कि ISI का जो पॉलिटिकल एक रोल रहा है वो पास्ट में बढ़ा था, फिर एक वक्त आया था जब पॉलिटिकल विंग बंद कर दिया गया था, लेकिन बंद होने के बावजूद सियासत में कुछ ना कुछ उनका अमल दखल किसी तरीके आता रहा। सर नवाज बंद शरीफ करने- साहब आपके लीडर जो है वो कहते हैं जनरल बाजवा साहब को वो समझते हैं जिम्मेदार, और जिम्मेदारी डालते हैं पिछले 3 साल से लगातार जनरल बाजवा उनके साथ ज्यादती कर रहे थे, और सर फिर आपकी पार्टी ने उनको 8 महीने पहले एक्सटेंशन दे दी। ये क्या है सर, इसको क्या कहेंगे आप? ये कुछ सही काम किया फिर? मुझे तो ये पता है कि इमरान साहब के जो चीजें उनको पता है, मियां साहब को हमें तो नहीं पता। वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरह उनका आपस यू आर अ में पॉलिटिकल फिगर सर, आप एक हल्का चलाते हैं, आप एक सीनियर रहनुमा है, आपकी एक सोच है। देखिए एक आम पाकिस्तानी सवाल उठाता है तो एक MNA का ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपने लीडर से पूछे कि मियां साहब तुसी तो कहते हो कि इन्होंने सारा ताड़ा इलेक्शन चोरी किया है, मियां साहब तुसी तो कहते हो कि ये जिम्मेदार है हमारी तबाही के, मुल्क की भी और हमारी भी, तो आपने हमसे वोट क्यों दिलवाया इनको? आप ये सवाल नहीं कर सकते? मियां साहब तो अभी इधर नहीं है। ये जो बातें आप कर रहे हैं कि किस तरह सर जो बात इधर हैं पार्टी- उनसे तो पूछ सकते थे आप, जी जो इधर हैं उनसे तो सर आप पूछ सकते थे। कौन है इधर? सर जो क़यादत यहां मौजूद है उनसे तो बात हो सकती थी आपकी। नहीं, आपकी मुराद किससे है? आप सर किस शहबाज के शरीफ साहब आपके दरमियान मौजूद रहे हैं, मरियम नवाज साहबा यहाँ पे मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ आपके पास हैं, किसी से भी आप सवाल पूछ सकते थे। कई लोग हैं रोजाना मियां नवाज शरीफ साहब से राब्ते में रहते हैं। अब भाई साहब कोई मेरा हाल है उतना देखें, ये बैठी हुई है मिनिस्टर है, ये अपने लीडर को जितना इनकी प्राइम मिनिस्टर को पता है चीजों का, मेरा नहीं ख्याल है इमरान खान के किसी मिनिस्टर को पता हो या किसी MNA को पता हो उतनी बातें। तो इसलिए कुछ ऐसे मामला होते हैं जो बिटवीन होते हैं आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर के, तो ये इन्होंने तो कभी नहीं पूछा होगा। चले मैं इसलिए आखिरी सवाल सर मेरा इस टॉपिक पे आखिरी सवाल से बड़ा हसास मामला है, आखिरी सवाल इस टॉपिक पे ये है कि क्या बतौर एक सियासतदान, एक जीरक और एक तजुर्बाकार सियासतदान के, आपके जहन में ये सवाल कभी नहीं आया कि मेरा लीडर एक तरफ तो इन 2 अहम तरीन शख्सियात के ऊपर इल्जामात लगाता है, दूसरी तरफ हमें कहता है कि इनको एक्सटेंशन का वोट दे दो, ये क्या दोगली पॉलिसी है? ये सवाल आपके जहन में आया कभी? नहीं, बात देखिए जहां तक एक्सटेंशन की तल्लक है, वो एक्सटेंशन की बात नहीं, वो तो इमरान खान साहब ने दी है एक्सटेंशन। जो बात आर्मी एक्ट में सर थी आपके वो वोट के एक बगैर मुमकिन नहीं था, आप लोगों ने नागुज़ीर करार दे के वोट दिया था, मुझे आप लोगों के सबके स्टेटमेंट्स याद हैं। आप इसको समझने की कोशिश करें ना कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं था कि एक्सटेंशन, वो एक प्रोविजन ऐसी उसमें डाली गई जिससे ये एक निकली उससे गुंजाइश कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन इसका ये स्वाबदी था, प्राइम मिनिस्टर का प्रोरेगेटिव था कि वो देता या नहीं देता। लेकिन आर्मी एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें एम्बिग्यूटी है और ये किसी जगह पे क्लियर नहीं है कि एक्सटेंशन दे सकता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना एक्ट में है, तो एक्ट में तरमीम की गई ताकि ये जो कोई अगर एक्सटेंशन देना चाहे, ABC कोई प्राइम मिनिस्टर भी हो, तो उसको ये जो या मुल्क में ऐसे हालात हो कि एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ गई है, कोई जंग जारी है और कमांडर उस वक्त चेंज नहीं हो सकता, तो उस वक्त ये प्रोविजन नहीं होगी तो फिर मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। क्योंकि ये पहली दफ़ा सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में, से पहले कभी किसी एक्सटेंशन को चैलेंज नहीं किया गया, इस दफ़ा चैलेंज किया गया तो सामने बात आई कि ये कोई ऐसी प्रोविजन क्लियर कट नहीं है जिसके मुताबिक उससे आगे एक्सटेंशन दी जा सकती है। ठीक तो है 6 महीने तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आके हम महंगाई पे बात करेंगे और दीगर इशू तहरीक पे। लेकिन मैं याद दिला दूं कि जब भी ये एक्सटेंशन हुई थी आर्मी चीफ की, उसके बाद PMLN के तकरीबन तमाम लोगों ने हमारे TV शोज़ में आके जनरल बाजवा साहब की बहुत तारीफ़ें की थी और ये कहते रहे थे कि वो नागुज़ीर हैं, एक ज़बरदस्त जर्नैल हैं और उन्होंने जिस तरीके से मामलात को चलाया है उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसे दर्जनों इंटरव्यूज़ मौजूद हैं और वो निकाल के आपकी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की जो क़यादत है उसके चलाए जा सकते हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारा मलबा उन पर डाल दिया गया? ये वो बड़ा सवाल है जो मैं जानना चाह रहा था। आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे। अब दूसरे टॉपिक से उन पे जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मैं राणा साहब एक सवाल और आपसे पूछ लूं, इसी हवाले से फिर हम जाएंगे आपकी तहरीक की तरफ। अब आपके आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि काफ़ी बंदे PTI के हमारे साथ राब्ते में हैं,
और ये एक बेयकीनी की सूरत हाल है। पीटीआई वाले कहते हैं कि नून लीग के बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं, नून लीग कहती है पीटीआई के बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन आज आपकी पार्लिमानी इजलास के अंदर 84 में से जो रिपोर्ट किया गया 28 बंदे आए हैं। तो इसको आप क्या समझते हैं सर? इमरान साहब, मैं एक बात बताऊं, पहले तो ये बात बिल्कुल गलत है कि पीएमएलएन में कोई भी किसी किस्म की कुछ अनरेस्टलेसनेस है या उसमें कोई ऐसा है कि कोई बंदा पीएमएलएन को छोड़ने या मैं बिल्कुल आपको विद ऑनेस्टी दस रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनका प्रोपेगेंडा है जो ये कर रहे हैं। ये तो बहुत सारी बातें करते हैं, 2.5 साल से कर रहे हैं, और हमने देखा पंजाब में इन्होंने 5-6 बंदों के अलावा 1.5 साल से एक साथ बंदा नहीं कर सके। और वो भी बयान देते हैं, कहते हैं जी हम तो नून में हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आज का आपका रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि 84 में से आज कोई मेरे 60+ लोग थे। ये अच्छा, 60+ थे, ठीक है 60+ थे। कुछ बीमार जो खबरें रिपोर्ट हुई मैंने उसके मुताबिक आपको बताया। आप कह रहे हैं तो ठीक बात होगी, आपकी बात को हम डिनाई नहीं कर रहे। जो फ्राइडे को बात करते हैं ना, फ्राइडे का एक जरूर आया है इस पे कि 24 लोग थे। उस दिन मैंने कहा कि फ्राइडे की मीटिंग किसने रखी है 1:30 बजे, लोग तो वापस जाते हैं, तो वो हमने कैंसिल कर दी। जिनको इतला नहीं हो सकी वो 24 गया, बाकी घरों को चले गए। वो मीटिंग ही कैंसिल हमने कर दी थी। ठीक है, आज हमारे, मैंने खुद मेरा मतलब हाजिरी सारी गिनी है, जो कंफर्म किया था वो हमने किया था 74 ने, लेकिन वो 62+ आए थे। कोई रास्ते में होंगे या कुछ 1-2 बंदे मुझे ऐसे मिले हैं, कहते हैं जी हम ठीक है। आप कह रहे हैं पार्टी इंटैक्ट है। मैं तहरीक की तरफ आता हूं। राणा साहब एक सेकंड, मैं जी हाँ, आप इमरान पीटीआई की बात सुन लें जी। ये मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि लोग राब्ते में हैं। लोग जिस दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं बिलावल भी कि पहले वो करना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। आज ख्वाजा साहब ने भी बात की कि सीपैक पे काफी सारी रिजर्वेशन है कि इनके पीटीआई के बंदों को, जो उस पर आप लेजिस्लेशन लाएंगे तो शायद आपको पता चल जाए। तो ये चीजें हमारे पास हैं, मेरे साथ में हैं, आपके साथ भी राब्ते में। जी जरताज, देखें ये साबिक वफाकी वजीर है, सीनियर रहनुमा पीएमआई राणा तनवीर साहब, वो फरमा रहे हैं कि आपके लोग उनके साथ राब्ते में हैं। जनवरी तक वैसे भी आपकी हुकूमत जारी है बकौल अपोजिशन के, और गवर्नेंस की सूरत हाल आपके सामने है कि आपकी गवर्नेंस की वजह से महंगाई का एक तूफान है। अब क्या ऐसा कर सकते हैं आप? अच्छा, ये जो पहले पीएमएलएन को स्पेशली ख्वाब आते हैं क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बेचारे घबराए और बुखलाए हुए हैं, और ऊपर से एनआरओ भी नहीं मिलता, और एनआरओ ना मिलने की वजह से जो है इनको बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि अब ये क्या करें। और फिर ऊपर से नवाज शरीफ का जो बयानिया है जो एंटी पाकिस्तान चल रहा है। मज़े की बात ये कि इतने सीनियर ये रहनुमा हैं पीएमएलएन के, आपने 10 मिनट तक कोशिश कर ली कि किसी तरीके से आप इनसे एक स्टेटमेंट निकलवा लें कि इनकी पार्टियों में जमहूरियत है क्या, इनकी पार्टियों में सिवाय भेड़ बकरियों के और कोई नहीं होता क्या? ये अपने करप्ट लीडरान से ये सवाल भी नहीं कर सकते हैं कि आप लंदन से बैठ के अल्ताफ भाई की जगह ले चुके हैं और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर आप खुद कुछ बमबार क्यों बने हुए हैं? इतना सा सवाल भी ये नहीं कर सकते, सीधा जंप लगा दिया कि पीटीआई के लोग इनसे राब्ते में। भाई आप पीटीआई के लोगों को दे क्या सकते हैं? यानी हमारे लोग, पीटीआई के लोग आपके पास जाएंगे और आपकी तरह भेड़ बकरियां बन जाएंगे? पीटीआई के तो मिनिस्टर्स भी आपस में और कैबिनेट के अंदर इस कदर सख्त बातें करते हैं, हम लोग तो अपनी राय का इजहार करते हैं। आपकी जो पार्टियां हैं उनकी पार्टियों में तो किसी को जुर्रत भी नहीं होती है, और आप लोग अपने करप्ट लीडरान को और उनकी औलादों को और उनकी औलादों के गुलाम इब्ने गुलाम हैं। तो हमने आपसे क्या राब्ता करना? दूसरा, आपके पल्ले है क्या? आपके पास, आप तो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके, आपने 3 दफ़ा की इस मुल्क में हुकूमत की है। अब आप एक लाहौर की पार्टी रह गई हैं, आपका अपना क्राउड निकलता नहीं है। आपका करप्ट जो वो है, जो एक्स आपका प्राइम मिनिस्टर था, वो एक स्कॉन्डर भी है और कन्विक्टेड क्रिमिनल भी, और इस वक्त मुल्क से भागा भी हुआ है और मुल्क के इदारों को मिलाइन भी करा है, और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का बयान। एक मिनट आपको मौका, एक सेकंड राणा साहब, क्या है आपके पास देने के लिए? ये सवाल ठीक है, आपके पास क्या है देने के लिए? मुझे ये जरा जवाब ले लें, क्या है, क्या देने के लिए? मैं इमरान इसका जवाब यही दूंगा कि इनकी ये जो गर्दान है, ये करप्ट तरीन लोग तारीख के हैं। मैंने 35 साल से हुकूमतें देखी हैं,
हमें हुकूमत से बाहर हैं और हमें मार रहे हैं। भाई हुकूमतें तो हमने 35 साल से देखी हैं, आप क्या बात करती है? आप जुमा जुमा 8 दिन की पैदाइश है, आपको ना हुकूमत करनी आती है। करप्ट आपका ऊपर से लेकर नीचे तक, काबीना आपकी करप्ट है, MNAs बहुत सारे आपके करप्ट है, स्कैंडल है। और स्कैंडल आप मैं लाऊंगा ना इनके सामने ट्रिलियंस के। तो ये क्या बात कर रहे हैं? इनको तो पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता ये कैसे इलेक्ट हुई है, क्या हुआ है इनको। और जो ये कहती है कि मेरे इमरान खान दीवार के पीछे देख सकता है, इमरान खान अंदर से देख सकता है, अंदर बाहर से देख सकता है, इसकी मैं क्या बात करूं? वो कहते हैं आज बर्फ पड़ रही है, इमरान खान की वजह से पड़ रही है। आज बारिश हुई है, ये इमरान खान की वजह से हुई है। ये लोग तो उसको पैगंबर का दर्जा देना शुरू कर देते हैं। इन लोग की बात ये हमें कहते हैं। हमने तो मेरा हाल है, आपका अगर इमरान खान, अगर आपको याद हो तो जब 13वीं तरमीम थी तो किसने अपोज नहीं किया था? पार्टी में बैठ के सबने कहा था ये हमें नहीं ठीक, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई थी जिसका हमें इल्जाम लगता है कि अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की। हमने कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन की जो आपने देखा कि बड़ी डिक्टेटरशिप की तरफ गई हो? मैं आपको बताऊं 58 आप खान साहब आप मुझे जवाब देने देंगे क्योंकि ये मेरी टर्न थी जी। टर्म क्या, किसकी टर्म थी? आपने तो इस तरह टेप इसने तो राणा साहब देने के लिए क्या है? सवाल ये है कि आप अगर कोई हुकूमत से आपके पास आ रहा है तो आप उसको क्या दे सकते हैं? फिलहाल आप उसे क्या दे सकते हैं? क्या हमारे पास वोट बैंक है, हमारे पास लोगों की सपोर्ट है। आपके पास लोगों ने रह के करना क्या है? स्वाय आपके पास हुकूमत है, आप भेड़ बकरियों की तरह उनको ले गए, खींच के कोई और लोग ले गए, तो आपके पास बैंक में मजबूरी से आपकी बात हो जानी है। आपके पास अब जरा जरताज से वो महंगाई वाले इशू का जवाब लेना कि गवर्नेंस की वजह से महंगाई का एक तूफान है। महंगाई पे बात करें, ये महंगाई का एक तूफान है गवर्नेंस की वजह से जरताज। तो फिर जनवरी तक आपको सरवाइव करना है, तो फिर आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अब क्या डिलीवर करेंगे आप? करने नहीं आता इनको, हुक्मरानी का ABC नहीं आती। इमरान आप कैसे पूछ रहे हैं? ये तो टेप चला देंगे। इस वक्त जो बुरा हाल है पाकिस्तान का इन्होंने किया हुआ, मुझे तो समझ नहीं आती कि किस मुंह से ये करते हैं। मुझसे सवाल पूछा। जी जरताज जवाब दे दें आप। जवाब तो सुने ना आप, हो सकता है गवर्नमेंट के पास। जी अच्छा, सबसे पहले बात हुई कि खान साहब चूंकि ये मेरी बारी थी, आपने काउंटर में उनसे सवाल पूछ लिया। अपनी बातों के तो वे इस वक्त गोल गोल जवाब देते हैं क्योंकि इस कदर अनडेमोक्रेटिक इनकी पार्टी है कि अपने बाहर लंदन भागे हुए लीडर से भी इस कदर ये डरते हैं कि कहीं इनकी घंटी लग जाए तो यहाँ पे आप 10 मिनट में जवाब नहीं निकलवा सके। नहीं प्लीज आप सीनियर तो अपनी बारी का वेट करें, अपनी बारी का वेट करें। चले बारी बारी बात कर लें। जरताज आप जवाब दें, अब जरा सुन लें, इनका जवाब ले लें। टाइम पे रोके। जी ठीक है चलें, अब आप बात करें। इस तरह नहीं चलेगा। सेकंड बात ये कि इन्होंने कहा कि आप जवाब दे दें, फिर मैं राणा साहब के पास जाऊंगा। पहले आप जवाब दे दें तसल्ली से, आप जवाब दे दें। जी बुद्धि के लिए जी। दूसरा इन्होंने कहा कि ये कहाँ से उठ के आ गई। नहीं खान साहब इस तरह नहीं चलेगा ना, दिस इज नॉट द वे। आप इनको पहले चुप कराएं, पहले मुझे प्रॉपर जवाब। राणा साहब जवाब तो ले ले। राणा साहब आप देखें, राणा साहब सीनियर पॉलिटिशियन है। मेरे ख्याल में आपको राणा साहब मौका मिला, अब में जरताज गुल साहबा को भी मौका दें, वो खातून है, वो जवाब दे दें, उसके बाद फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। जी जरताज बोलिए। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा कि ये कहां से उठ के आ गई है, इनको तो ABC भी नहीं पता। तो मैं जरा इनके गोशो गुजार कर दूं, ये यकीनन मुझे नहीं जानते होंगे और इनको जानना भी नहीं चाहिए क्योंकि इनको तो पता है जी हजूरी का। ये हम जैसे यंग लीडर्स को किस तरह, जो कि इनके अवैस लगारी को जो इनके अवैस लगारी जो मैं इनको बता रही हूं, वो इनके सेक्रेटरी जनरल भी है पार्टी के, उनको 38,000 की वोट की लीड से हरा के आई हूं मैदान में। तो दूसरी बात, आपको मुबारक हो कि आप अपनी पनामा रानी के पीछे खड़े हो। नहीं आप चुप करके सुन ले, नहीं ये कोई तरीका नहीं, आपको अब चुप करके सुनना पड़ेगी ना। आप सीनियर है तो सीनियर बने, और हौसला भी पैदा करें। करप्ट चोरों के हुक्मरानों को और अपने करप्ट लोगों को डिफेंड करते करते तो आपका मुंह नहीं थकता। इस वक्त आप एक यंग लीडर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब आपको सुननी पड़ेगी। दूसरा, आपको मुबारक हो उस अनइलेक्टेड खातून के ऊपर पनामा रानी जिसके पास सिवाय कतल खत के और कुछ नहीं था। आपको राणा साहब आपकी आवाज भी आएगी, इंटरप्शन होती रहेगी तो ऑडियो, राणा साहब आपकी स्काइप पे तो आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम हो। ब्रेक ले, वापस आके फिर बात करते हैं। ब्रेक लें, वापस आके बारी बारी बात करते हैं। ब्रेक लें, वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे ख्याल में अकेले अलग अलग बात करें ताकि दोनों की बात समझ आए। जरताज गुल वजीर साहब, पहले आपसे देखिए, अब आ जाए डायरेक्टली महंगाई के उस इशू की तरफ जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी लिया है और आपकी हुकूमत खुद तस्लीम करती है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसको कम होना चाहिए। क्या आप ये कर पाएंगे? क्योंकि 2 साल से आप ये कह रहे हैं, अब तक तो आप नहीं कर पाए
और अब इसका एडवांटेज अपोजिशन की तहरीक को मिलेगा। देखिए खान साहब, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतना सीनियर कारकुन जो है वो PMLN का जब अपनी पार्टी के बारे में बात न कर सकता हो, उनका अपना बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ हो, इंडिया शहनाने बजा रहा हो, उनका अपना करप्ट लीडर जो है वो लंदन जो है वो जाके चोरों की तरफ महंगाई पे बात कर लें जरदाज, मेरे ख्याल में महंगाई पे बात कर लें। नहीं, इस तरह नहीं खान साहब, नहीं, आई हैव टू गिव माई आंसर। और वो उठ के आके मुझे से जो जीत के आई हुई इलेक्शन उसके ऊपर जो है कदगन लगाने की कोशिश करे, और फिर जिस टाइम बात उनके बाद ना हो तो वो फिर उस टाइम पे पर्सनल गुफ्तगू करना शुरू कर दो। मैं सबसे पहले जरा इनको एक दो चीजें बताना चाहती हूँ। देखें जरदाज, मेरे सवाल का जवाब अगर राणा साहब ने आपके मुताबिक नहीं दिया ना तो फिर आप भी नहीं दे रही। मैं आपसे महंगाई के बारे में पूछना चाह रहा हूं। नहीं खान साहब, अनइंटरप्टेडली, ठीक है। सीधी सी बात ये है कि देखिए, एक तो हमारी पार्टी में जमहूरियत है, हमारी पार्टी नए लोगों को आने का मौका देती है। इनकी पार्टियों ने जिन्होंने 35 साल हुकूमत की भेड़ बकरे इन्होंने पैदा किए, इनके अपने इन्हीं के जैसे ये खुद मुंतखब होकर आए हैं, ये बताएं ना कि ये धांधली से यहाँ जीत के आए हैं। अगर हम यहाँ पे धांधली से जीत कर आए हैं, क्या मियाँ शहबाज शरीफ धांधली से यहाँ पे जीत के आए हैं? अगर हम धांधली से जीत कर आए हैं, क्या राना तनवीर साहब खुद इलेक्शन जो है वो रिक्ट करके यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं? सेकेंड बात, क्या मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिफेंड करती हूं और मुझे फख्र है कि मेरा लीडर इंतहाई ईमानदार है, और मुझे डिफेंड करते हुए भी इंतहाई फख्र होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये इंतहाई ईमानदार लीडर है। इनको अपने लीडरान को, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बददियानत कह चुकी है, जो कहती है कि सिसिलियन माफिया है, और वो मरियम नवाज जो ना इलेक्ट होकर आई है, ना आज तक उसने इलेक्शन लड़ा है, बातें हमें पता है। पनामा केस के अंदर 1000 से ज्यादा दफा मेरे प्रोग्राम में हो चुकी है। महंगाई पे बात करना चाह रहे हैं, महंगाई पे बात करना चाह रहे हैं, जो खवातीन के किरदार कुशी भी करती हैं और जलसों में खड़े होकर हमारे इदारों के वो मिलाइन भी करती है, क्या इनको शर्म आती है उनको फॉलो करते हुए? आज तक एक इलेक्शन वो क्या जीत कर आई हुई है जो पूरी PMLN की पार्टी को उस खातून ने यरगमाल बना दिया है, जो कहती है कि लंदन में जवाब आ गया, पाकिस्तान में कोई आपका महंगाई पे यही जवाब है, सारी प्रॉपर्टी उनके निकल आई है। क्या महंगाई पे आपका ये जवाब है? आसिफ की जबान के ऊपर शर्म आती है जब वो पार्लियामेंट में खवातीन को गालियां देते हैं? वजीर साहब, महंगाई के सवाल का ये जवाब है। साजी के ऊपर शर्म आती है जब ये खवातीन को गालियां देते हैं, अपनी खवातीन को जब मिलाइन करते, तंजीम साजी रातों को करते हैं? क्या राना तनवीर को उसके ऊपर शर्म आती है डिफेंड करते हुए? कोई इनके पास जवाब है? तो लिहाजा जब आप नेशनल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हो, डिबेट करते हुए पॉलिसीज के ऊपर बात करें, महंगाई के ऊपर बात करनी है ना, महंगाई तो इनकी दी हुई है। चले अब आखिरी मिनट रह गया मुझे, अब आखिरी मिनट रह गया मुझे राणा साहब से बात कि ये महंगाई इनके दी हुई है। जब इनको अपने चोर करप्ट हुक्मरानों को डिफेंड करते हुए शर्म नहीं आती, तो मुझे अपने ईमानदार लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी डिफेंड करते हुए शर्म नहीं आती। राणा साहब आप सर पकड़ के बैठ गए। राणा साहब अब आप बताएं कि तहरीक का कोई फायदा हो रहा है? मुंह छुपा के बैठे, शर्म से जाके डूब मरे, मुंह छुपा के बैठे, पनामा रानी के पीछे छुपते हुए मुंह छुपा के बैठे। जरताज गुल वजीर साहब प्लीज अब मेरे ख्याल में जवाब ले लें। राणा साहब देखें, क्या जवाब देंगे ना, इन्होंने मेरे टाइम पे मुझे बोलने दिया था। जरताज अब बदला थोड़ी लेंगे, आप नौजवान हैं, आप तो मौका दें बात करने का। आपका इमरान खान करप्ट आदमी है, आपका इमरान खान मॉरली करप्ट है, फाइनेंशियली करप्ट है, वो उसको यहूदियों का एजेंट है। आप किस मुंह से बात करती है? हमने देखा है कि किस तरह के साथ लोगों ने औरतों को सड़कों पर तो लॉन्च किया हुआ है। हमें पता है मियां शहबाज शरीफ का क्या कैरेक्टर है, फिलहाल चोरी तंजीमसाजी कैसे करते हैं। प्लीज डोंट टॉक अबाउट मोरालिटी, अपने कैरेक्टर वादे किए थे मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो अब मैं उसको ये कहना चाहता हूँ 92 को लगा हुआ था कि ये मेरा प्रोग्राम है, तो ऑफर हो चुकी थी कि शिरवानी सिलवा लो, आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। वो चोर दरवाजों से जब आप पांव पकड़ते तब क्या ख्याल होता है? जब एनआरओ मांगते हैं, जब मैंने इसलिए बुलाए थे दोनों को मौका मिले और दोनों अपनी अपनी बात कर सकें। लेकिन कभी कभी हम बदकिस्मत होते हैं कि हमें हमारा जवाब नहीं मिलता और वो डिबेट जिसको किया जाना चाहिए वो नहीं हो पाती। बात का तो ऐसा होता है और पॉलिटिकल टेम्परेचर जब बढ़ता है तो फिर ये बार बार होता है। और आजकल पॉलिटिकल टेम्परेचर आपको पता है बढ़ा हुआ है, इसमें शायद किसी का कसूर ना हो। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।